हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जानेंगे भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। आखिर क्या था भारत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये जानेंगे। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अनुसार महारानी एलिजाबेथ अपने चार्टर में कहती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जाकर के व्यापार कर सकती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य भारत से व्यापार करना, कच्चे माल को अर्जित करना और इंग्लैंड में ले जा करके उसको उसकी मूलभूत यानी कच्चे माल को उसकी मूलभूत वस्तुओं में परिवर्तन कर भारत में उसको सेल करना और भारत से अधिक मुनाफा अर्जित करना, इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे करके 1765 तक उड़ीसा, बंगाल और बिहार में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1765 तक पूर्ण तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना आधिपत्य क्या कर लेती है? स्थापित कर लेती है। फिर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, यानी कुछ कानून, नियम, कायदे होना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कानूनों को पास करती है। तो आज उन्हीं कानूनों के बारे में जानेंगे। आखिर ये कानून क्या थे, क्या इन कानूनों का अपने आप में महत्व रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें, जब ब्रिटिश शासन कानून आए 1773 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए गए कानून थे, यानी ब्रिटिश शासन अधिनियम थे, जो 1773 से लेकर के 1858 तक के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहला जो कानून था, जो नियम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया गया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो यहां लिखता हूं मैं। सबसे पहला जो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसका मूल उद्देश्य होता है कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए इस कानून को पास किया गया। कंपनी को नियमित तरीके से यानी रेगुलेटरी बनाने के लिए कंपनी की, और दूसरी तरफ से कंपनी को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाया गया। नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह कानून बनाया गया कंपनी द्वारा। क्या बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो कंपनी द्वारा नियमित और नियंत्रित करने के लिए कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसका मूल उद्देश्य यही था, और इसमें कुछ नियम, कायदे जोड़े गए, यानी कुछ परिवर्तन हुए जो पहले से अलग थे। जैसे इसका उद्देश्य नियंत्रित और नियमित करना कंपनी को, और इसमें कुछ परिवर्तन इस प्रकार हुए, जैसे कि बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, यानी गवर्नर को गवर्नर जनरल में परिवर्तन कर दिया। ओके, पहला हुआ क्या परिवर्तन हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देना, गवर्नर जनरल बना दिया। ओके, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। ओके, गवर्नर से गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। और दूसरा जो परिवर्तन हुआ सबसे महत्वपूर्ण वो ये था कि मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास और मुंबई यानी बंबई, उस टाइम बंबई था, मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के नीचे कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल पद के नियंत्रित में यानी नियंत्रण में मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। जैसे ही गवर्नर जनरल ये बना तो इसके नीचे मद्रास गवर्नर तथा बंबई, अभी बंबई नहीं है, अब मुंबई है, तो बंबई गवर्नर। ओके, मद्रास गवर्नर तथा बंबई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के नीचे कर दिया गया। ओके, यानी नियंत्रित किसके नियंत्रित में हो गए, मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नीचे। ओके, इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था रेगुलेटिंग एक्ट का, वो था कलकत्ता में 1774 में, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें तीन न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मतलब 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ओके। 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश, ओके, टोटल मिलाकर के 1+3, ओके। इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्थापना जब उच्चतम न्यायालय की होती है कोलकाता में, अब कलकत्ता नहीं, अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता था, तो उसमें मुख्य रूप से 4 न्यायाधीश थे, एक था मुख्य न्यायाधीश, 3 थे अन्य न्यायाधीश, तो टोटल मिलाकर के 4 न्यायाधीश थे। इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है। अब इसको आगे और बढ़ाने के लिए कंपनी के जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, उसको और आगे प्रबंधन करने के लिए कुछ और नियमों की जरूरत पड़ी। जैसे सबसे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया, लेकिन इसमें कुछ कमियां नजर आई, मेरे को नहीं, कंपनी को कुछ कमियां नजर आई। उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 में सेटलमेंट एक्ट की स्थापना
कंपनी करती है। ओके, 1700 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है। ओके, 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है। क्यों आता है? रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां कंपनी को नजर आती है, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक कानून पारित करती है कंपनी, जिसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। ठीक है, अब इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या रहता है? कुछ और अच्छे तरीके से इन बनाए गए नियमों में परिवर्तन करना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का जो उद्देश्य होता है वो यह उद्देश्य होता है कि जो पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है और सेटलमेंट एक्ट आया है, उनमें कुछ और खास परिवर्तन किया जाए। तो क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट का ये उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं रहती हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। जैसे सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या होता है कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी पृथक कर दिया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को, वाणिज्यिक बोले तो व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया जाता है। और दूसरा इसका उद्देश्य या इसकी विशेषता ये होती है कि निदेशक मंडल ने यह कहा कि हम वाणिज्यिक मामलों को करने के लिए अनुमति दे देते हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक मामलों को अलग कर वाणिज्यिक मामलों से एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है। तो राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड नियंत्रित करता है, जबकि वाणिज्यिक मामलों को निदेशक मंडल नियंत्रित करता है। तो यहाँ से द्वंद्व शासन की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, द्वंद्व शासन की स्थापना किस कानून द्वारा स्थापित हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा
द्वंद्व शासन की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले राजनीतिक तथा वाणिज्यिक मामलों को अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। ओके, राजनीतिक तथा वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया जाता है। वाणिज्यिक मामलों के लिए निदेशक मंडल नियंत्रित करता है राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रण मंडल यानी कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां से द्वंद्व शासन की स्थापना होती है। इस प्रकार हमारा जो आज का एक्ट हो जाता है, 3 प्रकार के एक्ट करवाए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1781 और 1773। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो अपना अस्तित्व पूरे इंडिया में जमाना चाहती है, यहाँ से व्यापार करना चाहती है, कच्चे माल को ले जाकर उसमें उसके मूलभूत वास्तविक जो वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उस माल से, उसमें परिवर्तन कर उससे लाभ कमाना चाहती है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी के विस्तार हो जाता है। 1765 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना विस्तार कर लेती है। इसके बाद कंपनी को अपने नियम कानून बनाने के लिए कुछ कानूनों को पास करना पड़ता है, जिसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है और 1783 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस प्रकार से हमारे एक्ट हो जाते हैं और आगे जो कुछ भी एक्ट होंगे उसको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।